नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। दोस्तों, आज हम क्लास 12 की सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र के जो हमारी फर्स्ट बुक है जिसका नाम है दोस्तों भारतीय समाज, उसके चैप्टर जिसका नाम है दोस्तों बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में दोस्तों इसको पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, जो ये हमारा वीडियो है वन शॉट वीडियो होने वाला है, यानी कि हम इस वन शॉट वीडियो में पूरे चैप्टर फोर्थ को एक ही वीडियो में देख लेंगे। दोस्तों, ये वीडियो जो वन शॉट है टोटली हिंदी मीडियम में होगा और दोस्तों ये एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी बेस्ड का मतलब दोस्तों ये जो वीडियो है एनसीईआरटी के आधार पर बनाया गया है और दोस्तों ये न्यू एनसीईआरटी के आधार पर बनाया गया है। दोस्तों, मैं जितने भी अपने सिलेबस कराता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर, सबको मैं न्यू एनसीईआरटी के बेस पर कराता हूँ जो आपकी 2025-26 में रिप्रिंट हुई है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो ये पसंद आया तो प्लीज दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, बिना समय व्यर्थ करते हुए चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। दोस्तों, हमारे चैप्टर का नाम है बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। दोस्तों, जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो इसमें जो बाजार शब्द है उसका पहले हमें अर्थ जानना जरूरी है कि बाजार होता क्या है। ठीक दोस्तों, फिर हम जानेंगे सामाजिक संस्था के रूप में बाजार कैसे है, लेकिन उससे पहले हम यह जान ले कि दोस्तों बाजार जो शब्द है उसका अर्थ क्या है। तो दोस्तों, बाजार एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, यानी कि दोस्तों बाजार में वस्तुओं का जो खरीद बिक्री होती है वो की जाती है। ठीक दोस्तों, दोस्तों बाजार जो होता है दोस्तों किसी वस्तु सेवा या व्यापार के क्षेत्र को भी सूचित करता है, जैसे कारों या कपड़ों का बाजार। यानी कि ये जो बाजार है इस शब्द का प्रयोग हम किसी वस्तु जो सेवा या व्यापार होता है उसके क्षेत्र को भी सूचित करने के लिए करते हैं, यानी कि किस क्षेत्र का व्यापार है, किस क्षेत्र की सेवा है, उसको भी हम कहने के लिए क्या कहते हैं, बाजार कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कारों का बाजार या कपड़ों का बाजार। जब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि कारों का बाजार या कपड़ों का बाजार, दोस्तों हम क्या करते हैं, किसी वस्तु या सेवा या व्यापार के क्षेत्र को भी क्या करते हैं, बाजार कहकर सूचित करते हैं। ठीक दोस्तों, इतना समझ गए ना कि बाजार मतलब होता है वस्तुओं का जहाँ पर खरीद और बिक्री हो उसे बोलते हैं बाजार, और बाजार किसी क्षेत्र को भी सूचित करता है जो व्यापार या सेवा से जुड़ा होता है, जैसे कार का बाजार या हम क्या बोलते हैं जैसे कपड़ों का बाजार। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों जो एनसीईआरटी की पहली हेडिंग है जिसे हम कह सकते हैं, क्या नाम है जिसका दोस्तों, बाजार और अर्थव्यवस्था का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। अब इसको हम जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जो बाजार है उसको और जो अर्थव्यवस्था है उसको हम दोस्तों इस समाजशास्त्र में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अर्थव्यवस्था है यानी कि जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स दोस्तों एक अर्थशास्त्र का विषय है, यानी कि अर्थशास्त्र को हम पढ़ के जान सकते हैं कि अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, किसी चीज की निवेश करने से हमें क्या फायदा मिलते हैं, या दोस्तों मूल्य किस प्रकार तय होते हैं। दोस्तों, लेकिन हम इसे समाजशास्त्र में क्यों पढ़ रहे हैं, आपको मैंने दोस्तों यह इच्छा उठ रही होगी ना। तो दोस्तों समाजशास्त्र में हम बाजार को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि दोस्तों जो समाजशास्त्र में अर्थव्यवस्था या बाजार के जो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य होते हैं, जो उसके सामाजिक परिप्रेक्ष्य होते हैं, तो उसको हम इसमें अच्छे से समझ सकें, इसलिए इसको क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं। दोस्तों, चलिए इसी प्रश्न का जवाब ढूंढते हैं कि बाजार और अर्थव्यवस्था का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है। दोस्तों, 18वीं शताब्दी के इंग्लैंड और आधुनिक अर्थशास्त्र के शुरुआती दिनों के बारे में जानना होगा, जिसे उस दौर में राजनीतिक अर्थव्यवस्था कहा जाता था। यानी कि दोस्तों अगर हमें इस प्रश्न का उत्तर जानना है कि हम समाजशास्त्र के सब्जेक्ट में अर्थशास्त्र को क्यों पढ़ रहे हैं, यानी कि बाजार के बारे में या अर्थव्यवस्था के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसके जवाब के लिए दोस्तों हमें संक्षिप्त तौर पर 18वीं शताब्दी के इंग्लैंड और आधुनिक अर्थशास्त्र के शुरुआती दिनों के बारे में जानना होगा, जिसे दोस्तों उस दौर में राजनीतिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक दोस्तों, राजनीतिक अर्थव्यवस्था दोस्तों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राजनीतिक अर्थव्यवस्था मतलब क्या दोस्तों, जो दोस्तों 18वीं शताब्दी के इंग्लैंड और आधुनिक अर्थशास्त्र के शुरुआती दिन थे दोस्तों, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, राजनीतिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। दोस्तों, आरंभिक दौर के राजनीतिक अर्थशास्त्रियों में एडम स्मिथ सबसे चर्चित थे, जिन्होंने अपनी किताब द वेल्थ ऑफ नेशन में बाजार की अर्थव्यवस्था को समझाने का प्रयास किया। यानी कि जो दोस्तों जो शुरू में जो अर्थशास्त्री उभरे थे या जो इकोनॉमिक्स दोस्तों उभरे थे, उसमें जो एडम स्मिथ थे दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा क्या थे दोस्तों, चर्चित थे। क्यों दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो एडम स्मिथ थे इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन दोस्तों, और इसमें जो वेल्थ ऑफ नेशन थी इसमें दोस्तों एडम स्मिथ ने दोस्तों बाजार की अर्थव्यवस्था को समझाने का प्रयास किया था। ठीक दोस्तों अब इनकी पुस्तक याद रखिएगा, यानी कि जो एडम स्मिथ है उनकी पुस्तक का नाम याद रखिएगा, द वेल्थ ऑफ नेशन। और द वेल्थ ऑफ नेशन में एडम स्मिथ ने बाजार की जो अर्थव्यवस्था होती है, यानी कि बाजार कैसे काम करता है, सबको करता है समझाने का प्रयास करता है। ठीक दोस्तों जो एडम स्मिथ थे एक तर्क देते हैं, जिनकी फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एडम स्मिथ नहीं थे दोस्तों, ये तर्क देते हैं कि दोस्तों बाजारी अर्थव्यवस्था व्यक्तियों में आदान प्रदान या सौदे का एक लंबा क्रम है, जो अपनी क्रमबद्धता की वजह से खुद ब खुद एक कार्यशील और स्थिर व्यवस्था की स्थापना करती है। यानी कि दोस्तों इनका कहना है कि दोस्तों
जो बाजारी अर्थव्यवस्था दोस्तों व्यक्तियों में आदान प्रदान यानी कि जो सौदा होता है या जो खरीदारी होती है, बिक्री होती है, उसी का एक लंबा क्रम है बाजारी अर्थव्यवस्था। और दोस्तों जो बाजारी अर्थव्यवस्था है ये अपनी क्रमबद्धता की वजह से खुद ब खुद एक कार्यशील और स्थिर व्यवस्था की स्थापना करती है। दोस्तों ये कथन है एडम स्मिथ का। और दोस्तों एडम स्मिथ यहाँ तक कहते हैं कि यह तब भी होती है जब करोड़ों के लेन-देन में शामिल व्यक्तियों में कोई भी व्यक्ति इसकी स्थापना का इरादा नहीं रखता है। ये दोस्तों ये एडम स्मिथ का कथन है। दोस्तों समाजशास्त्री मानते हैं कि भारतीय सामाजिक संस्थाएं हैं जो विशेष सांस्कृतिक तरीकों द्वारा निर्मित हैं। यानी कि दोस्तों जो समाजशास्त्री आधुनिक समाजशास्त्री हैं दोस्तों, और दोस्तों मानते हैं कि दोस्तों जो भारतीय सामाजिक संस्थाएं हैं दोस्तों वो विशेष सांस्कृतिक तरीकों द्वारा क्या होती है, निर्मित होती है। ठीक दोस्तों उदाहरण के लिए बाजार का नियंत्रण या गठन अक्सर विशेष सामाजिक समूह या वर्ग द्वारा होता है और इसकी अन्य संस्थाएं सामाजिक प्रक्रियाओं और संरचनाओं से भी विशेष संबंधित होती हैं। यानी कि दोस्तों जो समाजशास्त्री हैं पहला तो उनका कथन यही है कि जो बाजार है दोस्तों सामाजिक संस्था है और दोस्तों जो विशेष सांस्कृतिक तरीकों द्वारा निर्मित होता है। उसके अलावा दोस्तों उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि बाजार एक सामाजिक संस्था कैसे है। दोस्तों समाजशास्त्री कहते हैं कि दोस्तों बाजार का नियंत्रण या संगठन अक्सर विशेष सामाजिक समूह या वर्ग के द्वारा होता है। और यानी कि दोस्तों आप देखते होंगे ना बाजार में किसी विशेष सामाजिक समूह या संगठन का क्या होता है दोस्तों, नियंत्रण होता है। ठीक दोस्तों, और दोस्तों आपको यह भी बताते हैं कि इसकी जो मतलब संस्थाएं हैं इसकी अन्य संस्थाएं सामाजिक प्रक्रियाओं और संरचनाओं से भी विशेष संबंध होती हैं। यानी कि जो बाजार की संस्थाएं हैं उनका संबंध जो सामाजिक प्रक्रियाएं और जो संरचनाएं होती हैं उससे भी होती है। ठीक दोस्तों समाजशास्त्री मानते हैं कि अर्थव्यवस्था समाज में रची बसी होती है। इसे दो उदाहरणों से समझा गया है। पहला साप्ताहिक आदिवासी हाट और दूसरा औपनिवेशिक भारत में पारंपरिक व्यापारिक समुदाय का लेन देन तंत्र। यानी कि दोस्तों समाजशास्त्री का मानना है जो अर्थव्यवस्था है वो क्या होती है, वो समाज में एकदम मिली जुली होती है, जो होती है वो रची बची होती है। और दोस्तों इसको समझाने के लिए कि अर्थव्यवस्था कैसे समाज में रची बची होती है, समाजशास्त्री दोस्तों इस दो उदाहरणों से समझाते हैं दोस्तों सब अर्थव्यवस्था को कि कैसे वह समाज में रची बची है। पहला दोस्तों जो उदाहरण लेते हैं वो साप्ताहिक आदिवासी हाट का लेते हैं और दूसरा दोस्तों है औपनिवेशिक भारत में पारंपरिक व्यापारिक समुदायों का लेन देन का जो तंत्र था उसके बारे में बताकर यह बताने का प्रयास करते हैं कि अर्थव्यवस्था कैसे समाज में रची बसी होती है। ठीक दोस्तों अगर आप एनसीईआरटी में देखते हैं तो साइड में आप देखेंगे दोस्तों एक बॉक्स दिया गया है दोस्तों, और इसमें दोस्तों एडम स्मिथ जी के बारे में बताया गया है। ठीक दोस्तों इसको मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। दोस्तों एडम स्मिथ समकालीन आर्थिक विचारकों के उद्गमकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। एडम स्मिथ अपनी 5 पुस्तकों की श्रृंखला द वेल्थ ऑफ नेशन से प्रसिद्ध हैं, जिसमें इस बात की व्याख्या की गई है कि कैसे खुला बाजार अर्थव्यवस्था में तार्किक स्वयं लाभ आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है। यानी कि दोस्तों जो एडम स्मिथ हैं ये क्या है दोस्तों, एक इकोनॉमिस्ट हैं और इनकी जो पुस्तक थी द वेल्थ ऑफ नेशन, इससे क्या है दोस्तों ये बहुत ज्यादा ही मशहूर है, जिसमें बताया गया है कि ओपन इकोनॉमी कैसे काम करते हैं, कि बाजारी अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है। तो दोस्तों जो इनकी पुस्तक है इसका आप नाम याद रखिए, इसे आप नोट कर लीजिए। इनकी पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक दोस्तों, द वेल्थ ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखी गई थी, ये एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई थी और इसमें बाजार की अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है उसको इन्होंने बताया है। दोस्तों जो अर्थव्यवस्था होती है दोस्तों, बाजार होता है, समाज से कैसे मिला जुला होता है, रचा बचा होता है समाज में। दोस्तों उसी को समझाने के लिए आपके एनसीईआरटी में एक हेडिंग दे रखी है कि छत्तीसगढ़ के जिले बस्तर में धरोई गांव का एक साप्ताहिक आदिवासी बाजार। यानी कि दोस्तों अब इसमें हम जानेंगे आदिवासी साप्ताहिक बाजार के बारे में और इसी के माध्यम से जानेंगे कि जो अर्थव्यवस्था है वो समाज से कैसे जुड़ी हुई है। ठीक दोस्तों पहला जो शब्द है साप्ताहिक बाजार। साप्ताहिक बाजार का अर्थ क्या होता है दोस्तों साप्ताहिक बाजार का अर्थ होता है जो सप्ताह में एक बार लगे। यानी कि जो ऐसे बाजार हैं जो सप्ताह में एक बार लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम साप्ताहिक बाजार कहते हैं। ठीक दोस्तों साप्ताहिक बाजार आसपास के गांव के लोगों को एकत्रित करता है जो अपनी खेती की उपज या किसी विशेष उत्पाद को बेचने आते हैं और वो बनी बनाई वस्तुएं एवं अन्य सामान खरीदने आते हैं जो उनके गांव में नहीं मिलते हैं। यानी कि दोस्तों जो साप्ताहिक बाजार होता है दोस्तों क्या करता है दोस्तों, जो गांव के लोग होते हैं उनको एकत्र करता है, यानी कि उनको इकट्ठा करता है। जो क्या करते हैं दोस्तों, जब गांव के लोग क्या करते हैं वहां पर आकर जो गांव के लोग हैं दोस्तों वो अपनी खेती की उपज या किसी उत्पाद को बेचने आते हैं जो दोस्तों है
बेच कर क्या करते हैं दोस्तों, अपने जो सामान है उसको वहाँ पर बेचते हैं, और दोस्तों बेचने के बाद वे बनी बनाई वस्तुएं या अन्य सामान खरीदने आते हैं जो गांव में नहीं मिलती है। यानी कि जितने भी लोग हैं गांव वाले, और साप्ताहिक बाजार में आते हैं और अपनी जो मतलब खेती का प्रोडक्ट होता है, जो भी उत्पाद होता है या किसी भी प्रकार का जो उनका सामान होता है, उसे क्या करते हैं, बाजार में बेचेंगे, और बाजार में बेच के जिसको पैसा पाएंगे वो ऐसी चीजों को वहां से खरीदते हैं जो उनके गाँव में क्या होती है, नहीं मिलती है, या जो उनके गाँव में नहीं उपलब्ध होती है। दोस्तों बाजार स्थानीय क्षेत्र के बाहर के लोगों के साथ साथ साहूकार, मसखरे, ज्योतिषी एवं तमाम तरह के विशेषज्ञ अपनी सेवा एवं वस्तुओं के साथ आते हैं। यानी कि दोस्तों बाजार में क्या होते हैं, जो विशेष प्रकार के जो साहूकार होते हैं, विशेष प्रकार के जो लोग होते हैं जो बाहरी क्षेत्र के होते हैं, जैसे कि साहूकार, मसखरे, ज्योतिषी या दोस्तों तमाम प्रकार के विशेषज्ञ क्या करते हैं दोस्तों, ये सब दोस्तों अपनी सेवा प्रदान करने और अपनी वस्तुएं बेचने क्या होते हैं दोस्तों, एक साथ बाजार में आते हैं। ठीक दोस्तों इसके अलावा ग्रामीण भारत में एक कम या तय अंतराल पर विशेष बाजार भी लगते हैं, जिसका एक आवधिक उदाहरण है पशु बाजार। यानी कि दोस्तों जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर देखेंगे दोस्तों एक विशेष या एक कम अंतराल पर एक बाजार लगता है, या इसे हम एक आवधिक बाजार कह सकते हैं, जिसका उदाहरण है दोस्तों पशु बाजार। ठीक दोस्तों, यानी कि आप देखेंगे गाँवों में क्या होता है, बहुत कम अंतराल पे या एक समय अंतराल पर क्या होता है दोस्तों, विशेष बाजार लगता है, जिसको हम एक आवधिक बाजार यानी कि एक अवधि के लिए बाजार भी कह सकते हैं, जिसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कुछ सामानों का खरीद बिक्री किया जाता है। जैसे गांव में क्या होता है पशु बाजार क्या है दोस्तों, एक आवधिक बाजार का उदाहरण है, जो एक विशेष समय अंतराल पर कुछ दिनों के लिए क्या होता है गाँव में लगता है, जिसमें पशुओं की खरीद बिक्री की जाती है। दोस्तों साप्ताहिक हाट ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र में वस्तुओं के आदान प्रदान के साथ साथ सामाजिक मेल जोल का केंद्र होता है। यानी कि दोस्तों जो साप्ताहिक हाट होता है वहां पर सिर्फ वस्तुएं नहीं खरीदी जाती हैं दोस्तों, साप्ताहिक हाट में जो ग्रामीण और जो आदिवासी क्षेत्र है दोस्तों, उसमें वस्तुओं के आदान प्रदान के साथ साथ सामाजिक मेल जोल का केंद्र भी क्या होता है। यानी कि दोस्तों जो साप्ताहिक हाट है इसमें लोग क्या करते हैं, न ही सिर्फ सामान को खरीदते हैं बल्कि अपने आपस में विचारों को साझा करते हैं, एक दूसरे से मिलते भी हैं। पूर्व औपनिवेशिक और औपनिवेशिक भारत में जाति आधारित बाजार एवं व्यापारिक तंत्र। यानी कि दोस्तों जो एनसीईआरटी की एक हेडिंग है जिसको मैंने यहाँ पर ये लिखा है, इसमें बताया गया है दोस्तों कि जो पूर्व औपनिवेशिक भारत था, यानी कि भारत जब गुलाम था, उससे गुलाम होने से पहले और गुलाम होने के दौरान दोस्तों जो भारत में जाति आधारित बाजार या व्यापार तंत्र था वो कैसा था, इसी के बारे में दोस्तों बताया गया है। दोस्तों ऐतिहासिक शोध यह दिखाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण यानी कि व्यापार में पैसों का प्रयोग औपनिवेशिकता के ठीक पहले से ही विद्यमान था। यानी कि दोस्तों जो कुछ लोग हैं यह तर्क देते हैं कि जब अंग्रेज आए तभी क्या हुआ, भारत का जो मौद्रीकरण हुआ। यानी कि दोस्तों भारत में जो पैसे है, रुपए पैसा है जो बाजार में मतलब प्रयोग किया जाता है, व्यापार में प्रयोग किया जाता है, उसका प्रयोग तभी शुरू हुआ जब क्या हुए, अंग्रेज लोग यहाँ पर आए। लेकिन दोस्तों ऐतिहासिक शोध यह दिखाते हैं कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण है यानी कि व्यापार में पैसे का लेन देन है या पैसे का प्रयोग है, ये दोस्तों औपनिवेशिकता यानी कि हमारे गुलाम बनने से पहले से ही क्या है, विद्यमान है हमारी अर्थव्यवस्था में। दोस्तों उदाहरण के लिए विनिमय और कर्ज का एक महत्वपूर्ण साधन हुंडी या विनिमय का बिल जो कि एक कर्ज पत्र की तरह था, इस व्यापारी लंबी दूरी के व्यापार में इस्तेमाल करते थे। यानी कि दोस्तों अगर आप उदाहरण देखना चाहें कि भारत में प्राचीन समय से या मतलब बहुत पहले से ही कैसा मुद्रीकरण था या किस प्रकार मुद्रीकरण विद्यमान था, दोस्तों आप इसका उदाहरण ले सकते हैं कि दोस्तों जब अंग्रेज नहीं आए थे उससे पहले ही हमारे देश में यानी कि भारत में विनिमय और कर्ज का एक महत्वपूर्ण साधन हुंडी या विनिमय का बिल जो कि दोस्तों एक कर्ज का पत्र की तरह था वो इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि दोस्तों व्यापार में कर्ज लेने के लिए हुंडी और विनिमय का बिल क्या किया जाता था दोस्तों, इस्तेमाल किया जाता था जब अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर नहीं आए थे तभी से। दोस्तों इसे लंबी दूरी के व्यापार में इस्तेमाल करते थे व्यापारी, यानी कि जो व्यापारी होते थे, जो हुंडी होती थी, हुंडी में क्या होता है दोस्तों, कर्ज दिया जाता है, तो हुंडी को क्या कहते थे दोस्तों, एक लंबी दूरी के व्यापार के लिए इस्तेमाल करते थे। इससे पता यह चलता है दोस्तों कि जब अंग्रेज नहीं आए थे तब भी हमारे देश में क्या था दोस्तों, मौद्रीकरण था और हम व्यापार में पैसे का लेन देन करते थे या रुपये पैसे का लेन देन करते थे। यानी कि दोस्तों ये वर्तमान समय का पैसा नहीं, अन्य प्रकार का पैसा जो उसमें विद्यमान था उससे हम क्या करते थे, लेन देन करते थे। चूंकि व्यापार प्राथमिकता में इन समुदायों की जाति एवं नातेदारी क्षेत्रों में ही होता था, इसीलिए देश में किसी एक कोने से एक व्यापारी द्वारा जारी हुए हुंडी
कोने दूसरे कोने में व्यापारी द्वारा स्वीकार किया जाता था। यानी कि दोस्तों जो व्यापार होता था दोस्तों, क्योंकि ये जो व्यापार होता था तो प्राथमिक रूप से दोस्तों ये इन समुदायों के भीतर ही होता था, यानी कि जनजाति या मतलब जो नातेदारी समूह था इनके क्षेत्रों के भीतर होता था। तो इसलिए दोस्तों जब किसी एक कोने से एक व्यापारी द्वारा हुंडी जारी किया जाता था दोस्तों, तो उसे दूसरे कोने के व्यापारी द्वारा स्वीकार कर लिया जाता था। इसका कहने का मतलब यही है दोस्तों, अगर कोई एक हुंडी जारी करता था, यानी कि एक कर्ज का जो विनिमय का बिल होता था उसको जारी करता था व्यक्ति, तो उसे दूसरा व्यक्ति स्वीकार कर लेता था। क्यों स्वीकार कर लेता था दोस्तों? क्योंकि जो ये व्यापार था पूरा एक समुदाय या जाति या नातेदारी समूह के भीतर ही होता था, इसलिए इनमें क्या होता था, आपसी विश्वास होता था। इसीलिए अगर कोई एक विनिमय का बिल या हुंडी जारी करता था तो दूसरा व्यापारी उसे क्या कर लेता था, स्वीकार कर लेता था। दोस्तों अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो ज़्यादा समझने की कोशिश भी मत करिए, इसमें कुछ ज़्यादा जानने की चीज़ें नहीं है, बस इतना जान लीजिए जो हुंडी है या जो विनिमय का बिल है इसका प्रयोग किया जाता था मौद्रीकरण के रूप में, यानी कि व्यापार में पैसे के लेन-देन के रूप में। अब भारतीय अर्थव्यवस्था जब गुलाम थी उससे पहले भी। ठीक दोस्तों उदाहरण के लिए न, न, नाकराहों की बैंकिंग व्यवस्था एक जात आधारित बैंकिंग व्यवस्था थी। इसे आप याद रखिएगा दोस्तों, जो नकराहा है यानी कि जो नकराहों है दोस्तों उनकी जो बैंकिंग व्यवस्था थी दोस्तों एक जात आधारित बैंकिंग व्यवस्था थी। इन सबको दोस्तों आप एज इट इज पढ़ लीजिए, बस इसे परीक्षा की दृष्टि से पढ़िए, इसमें समझने के लिए कुछ भी नहीं। अब दोस्तों जो एनसीईआरटी है, अगली हेडिंग है उपनिवेशवाद और नए बाजारों का आविर्भाव। यानी कि उपनिवेशवाद जब आया हमारे देश में, यानी कि जब हमारे देश में अंग्रेज आए तो हमारे देश में नए बाजारों का आविर्भाव कैसे हुआ और नए बाजार हमारे यहाँ कैसे उभरे, अब उसी के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए दोस्तों इससे क्या हुआ, जो कुछ क्षेत्र थे बाजार के वो तो पूरी तरह से नष्ट हो गए, जैसे कि हथकरघा। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जो उपनिवेशवाद के आने के बाद क्या हुए दोस्तों, आर्थिक लाभ पाकर उभरे। तो उन्हीं के बारे में दोस्तों इसमें जानेंगे। ठीक दोस्तों उपनिवेशवाद के आते ही भारतीय अर्थव्यवस्था में गहरे बदलाव आए, जिससे उत्पादन, व्यापार और कृषि में एक अभूतपूर्व विघटन हुआ। एक जाना माना उदाहरण है हथकरघा के काम का खत्म हो जाना। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस वक्त के बाजार में इंग्लैंड से सस्ते बने बनाए कपड़ों की भरमार लग गई थी। यानी कि दोस्तों जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए, जब हमारे यहाँ उपनिवेशवाद आया दोस्तों, हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके गहरे प्रभाव पड़े और हमारा उत्पादन, व्यापार और कृषि में एक अभूतपूर्व विघटन हुआ। दोस्तों जो सबसे अच्छा उदाहरण है हमारी अर्थव्यवस्था पर उपनिवेशवाद का, वो दोस्तों है हथकरघा के काम का खत्म हो जाना। यानी कि जो लोग अपने हाथों से क्या करते थे, कपड़ा वपड़ा बनाते थे या जो भी अपना हैंडलूम का काम करते थे हाथों से, उसका क्या हो जाना, खत्म हो जाना। ये उपनिवेशवाद का क्या है दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है जो कि हमारे क्या करता है, हथकरघा के कामों को खत्म कर देता है। दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ, यानी कि जो हथकरघा का काम था इसलिए खत्म हो गया क्योंकि दोस्तों उस वक्त के बाजार में इंग्लैंड से सस्ते बने बनाए कपड़ों की भरमार लग गई थी। यानी कि दोस्तों जो भारतीय बाजार था उसमें इंग्लैंड के बने बनाए कपड़े आते थे मशीनों से, जो बहुत ही सस्ते होते थे। इसीलिए दोस्तों जो हमारे यहाँ के व्यापारी अपने हाथों से कपड़े बनाते थे वो बहुत ही महंगे होते थे क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा श्रम लगता था। लेकिन जो इंग्लैंड से बन के आते थे कपड़े मशीन से बनते थे, हाथों से नहीं बनते थे, तो सस्ते होते थे। तो दोस्तों जब ये बने बनाए कपड़े इंग्लैंड से आने लगे, सस्ते बने बनाए कपड़े, तो इससे क्या हो गया, जो भारतीय हथकरघा था दोस्तों ये पूर्ण रूप से खत्म हो गया क्योंकि अब कोई उतनी महंगी वस्तुएं, भारतीय वस्तुएं लेने को तैयार नहीं था इंग्लैंड की वस्तुओं के सामने। ठीक दोस्तों अंग्रेजी राज से पहले भारत बने बनाए सामानों के निर्यात का एक मुख्य केंद्र था। यानी कि दोस्तों जब भारत में अंग्रेज नहीं आए थे उससे पहले भारत क्या करता था दोस्तों, बना बनाया सामान निर्यात करता था। यानी कि यहाँ से फाइनल गुड तैयार होकर अनेक देशों में जाता था। लेकिन दोस्तों उपनिवेशवाद के बाद भारत कच्चे माल और कृषक उत्पादों का स्रोत और उत्पादित सामानों का उपभोक्ता बना दिया गया। यह दोनों कार्य इंग्लैंड के उद्योगों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया। यानी कि दोस्तों जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए तो दोस्तों क्या हुआ, पहले तो हम सभी को क्या करते थे, बना बनाया माल भेजते थे। लेकिन दोस्तों अंग्रेजों को आने के बाद हमने क्या किया दोस्तों, हम भारत से कच्चा माल और कृषक उत्पादों का क्या करने लगे दोस्तों, निर्यात करने लगे। यानी कि अब यहाँ से बना बनाया माल नहीं जाता था, यहाँ से अब क्या होता था, कच्चा माल जाता था। लेकिन दोस्तों इससे क्या हुआ, हमारी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई और दोस्तों अब हमारे यहाँ कच्चा माल जो होता था वो बाहर चला जाता था हमारे यहाँ से, और दोस्तों जो बना बनाया माल था यानी कि दोस्तों जो उत्पादित सामान था वो क्या हो गया, वो भारत में आने लगा। यानी कि जो भारत है उत्पादित सामानों का उपभोक्ता बना दिया गया अंग्रेजों द्वारा। और दोस्तों यह दोनों कार्य इंग्लैंड के उद्योगों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया था। यानी कि दोस्तों भारत से कच्चे मालों का निर्यात करना और यहाँ पर बने बनाए मालों का आयात करना, ये सभी अंग्रेजी जो उद्योग थे उनको लाभ पहुंचाने के लिए अंग्रेजों द्वारा किया गया था। दोस्तों
परंतु पहले से विद्यमान आर्थिक संस्थाओं की पूरी तरह से नष्ट करने के बजाय भारत में बाजार अर्थव्यवस्था के विस्तार में कुछ व्यापारी समुदाय ने नए अवसर प्रदान किए, जिन्होंने बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को पुनर्गठित किया और अपनी स्थिति को सुधारा। यानी कि दोस्तों जब अंग्रेज आए और कुछ नए आर्थिक संस्थाओं का आविर्भाव हुआ, तो दोस्तों इससे क्या हुआ दोस्तों, जब कुछ नए आर्थिक लाभ या संस्थाएं मिलने लगी, तो इससे दोस्तों कुछ ऐसे समाज थे जो नए अवसर पा रहे थे, जो ये नए अवसर पा रहे थे अंग्रेजों के समय में, इसका दोस्तों प्रयोग करके अपने समाज को क्या करते हैं दोस्तों, बहुत ही मजबूत कर लेते हैं, अपने आप को बहुत ही ज्यादा क्या कर लेते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा समृद्ध कर लेते हैं। दोस्तों इस प्रक्रिया का एक अच्छा उदाहरण है मारवाड़ी, जो शायद भारत में हर जगह पाए जाने वाले एवं सबसे ज्यादा माना जाना व्यापारी समुदाय है। और दोस्तों अंग्रेजी मतलब राज्य में आर्थिक क्रियाओं का लाभ पाकर अपने आप को मतलब प्रथम पायदान उभारने के लिए या व्यापार में सबसे अच्छा करने के लिए जो सबसे अच्छा उदाहरण है, यानी कि इस प्रक्रिया का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वह है दोस्तों मारवाड़ियों का। दोस्तों जो मारवाड़ी लोग हैं दोस्तों, वो भारत के हर एक इलाके में पाए जाते हैं और दोस्तों सबसे माना जाना व्यापारिक समुदाय है। दोस्तों जो मारवाड़ी लोग हैं दोस्तों, ये मारवाड़ी लोग दोस्तों आर्थिक लाभों का प्राप्त करके अंग्रेज के जमाने में, अंग्रेज के समय में क्या किया दोस्तों, अपने आप को एक जाना माना व्यापारिक समुदाय बनाने में सफल हुए। ठीक दोस्तों मारवाड़ी का प्रतिनिधित्व तो बिरला परिवार जैसे नामी औद्योगिक घरानों से होता ही है, छोटे छोटे दुकानदार और व्यापारियों से भी है, जो भारत के हर कस्बे और बाजारों में बसे हुए हैं। यानी कि दोस्तों जो मारवाड़ी घराना है उसका जो प्रतिनिधित्व है, यानी कि जो उसका रिप्रेजेंटेशन है, वो बिरला परिवार द्वारा तो किया ही जाता है, लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ दोस्तों जो छोटे छोटे दुकानदार या व्यापारी हैं दोस्तों, इससे भी क्या होता है, जो मारवाड़ी मतलब मारवाड़ी समाज है उसका प्रतिनिधित्व होता है। क्योंकि दोस्तों जो मारवाड़ी समाज है, जो मारवाड़ी मतलब लोग हैं, ये भारत के व्यापार के क्षेत्र में हर एक क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी कि भारतीय व्यापार के क्षेत्र में आप देखेंगे हर एक क्षेत्र में मारवाड़ियों का कब्जा है। दोस्तों नाकट्टरों की तरह मारवाड़ियों की सफलता भी उनके गहन सामाजिक तंत्रों की वजह से है। यानी कि दोस्तों जो नाकट्टर से, जैसा कि अभी हमने पीछे देखा था, उनकी तरह ही दोस्तों जो मारवाड़ी हैं, उनकी जो सफलता है दोस्तों, वो उनके गहन सामाजिक तंत्रों की वजह से विकसित हुई है। यानी कि उनके जो सामाजिक तंत्र है, उनके जो सामाजिक मतलब रिश्ते हैं बहुत ही मजबूत है, इसीलिए क्या हो दोस्तों मारवाड़ी इतने सफल हो पाए हैं। दोस्तों जिसने उनकी बैंकिंग व्यवस्था के संचालन के लिए आवश्यक विश्वास से भरपूर संबंधों की स्थापना की। दोस्तों अनेक मारवाड़ी परिवार इतनी पूंजी जुटा पाए हैं कि उन लोग को ब्याज पर कर्ज देने लगे हैं। इन बैंकों जैसी आर्थिक प्रवृत्ति की मदद से भारत में अंग्रेज के वाणिज्यिक विस्तार को भी मदद मिली। यानी कि दोस्तों ऐसे मारवाड़ी हैं भारत में, यानी कि अंग्रेजों के ज़माने में ऐसे मारवाड़ी उभरे जो इतना पैसा जमा चुके थे, इतनी पूंजी जुटा लिए थे कि वो क्या करते थे दोस्तों, उन लोगों को कर्ज देने लगे थे। यानी कि दोस्तों ये लोगों को अपने पैसे से क्या करते थे, उधार रुपया देने लगे थे। और उससे दोस्तों क्या होता था, जो भारतीय समाज था उसमें क्या हुआ दोस्तों, अंग्रेजों के जो वाणिज्यिक विस्तार था उसको भी क्या हुई दोस्तों, मदद मिली। ठीक दोस्तों अब जानेंगे हम पूंजीवाद को एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में समझना। यानी कि दोस्तों पूंजीवाद एक सामाजिक व्यवस्था कैसे है, इसी को अब दोस्तों हम समझेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों मैं देखिए इतने अच्छे से पूरा फोटो चार्ट पूरे एनसीईआरटी के बॉक्स लगाकर आपको पढ़ाता हूँ। दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आधुनिक समाजशास्त्र के संस्थापकों में से एक कार्ल मार्क्स आधुनिक पूंजीवाद के आलोचक भी थे। यानी कि दोस्तों जो समाजवाद था जिसके मतलब संस्थापक माफ करिएगा दोस्तों आधुनिक समाजशास्त्र जो था दोस्तों, उसके दोस्तों जो संस्थापक थे वो कई थे, उन्हीं में से एक थे दोस्तों कार्ल मार्क्स। दोस्तों जिनकी फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये कार्ल मार्क्स हैं। तो दोस्तों जो कार्ल मार्क्स थे वो समाज के संस्थापकों में से एक थे। उसके साथ ही साथ दोस्तों समाज जो कार्ल मार्क्स थे दोस्तों, ये आधुनिक पूंजीवाद के आलोचक भी थे। दोस्तों मार्क्स ने पूंजीवाद को पूर्ण कमोडिटी उत्पादन या बाजार के लिए उत्पादन करने की व्यवस्था के रूप में समझा, जो कि श्रमिकों की मजदूरी पर आधारित है। यानी कि दोस्तों जो मार्क्स थे, यानी कि कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने दोस्तों जो पूंजीवाद था उसको पढ़ने यानी कि कमोडिटी उत्पादन या बाजार के लिए उत्पादन करने की व्यवस्था के रूप में समझा। यानी पूंजीवाद का मतलब यह था मार्क्स के शब्दों में कि वस्तुओं का उत्पादन बाजार के लिए करना, यही क्या है दोस्तों, समाजवाद है, जो कि दोस्तों श्रमिक की मजदूरी पर आधारित था। ठीक दोस्तों मार्क्स ने इस बात पर जोर दिया कि अर्थव्यवस्था
चीजों से नहीं बल्कि लोगों के बीच रिश्तों से बनती है, जो उत्पादन की प्रक्रिया के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यानी कि दोस्तों कार्ल मार्क्स ने यह इस बात पर जोर दिया या यह कथन कहा कि जो मतलब अर्थव्यवस्था है दोस्तों, ये चीजें से नहीं बनती है। यानी कि अर्थव्यवस्था चीजों से नहीं बनती है दोस्तों, अर्थव्यवस्था लोगों के बीच रिश्तों से बनती है, जो उत्पादन की प्रक्रिया के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक दोस्तों आप एक कथन नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये परीक्षा में आ सकता है। तो इस कथन को एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि परीक्षा में से पूछ सकते हैं। ठीक दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पूंजीवाद उत्पादन विधि के अंतर्गत मजदूर या श्रम भी एक बिकाऊ सामान बन जाता है, क्योंकि मजदूर को अपनी श्रम शक्ति को बाजार में बेचकर ही अपनी मजदूरी कमानी होती है। यानी कि दोस्तों जो पूंजीवादी व्यवस्था होती है, जिसको हम इंग्लिश में कैपिटलिज्म बोलते हैं दोस्तों, पूंजीवादी उत्पादन विधि में क्या होता है दोस्तों, इसके अंतर्गत दोस्तों जो मजदूर होता है दोस्तों, यह भी श्रम की एक बिकाऊ सामान की तरह बन जाता है। यानी कि ये भी मजदूर जो होता है, जो काम करता है दोस्तों, वो भी क्या होता है दोस्तों, एक बिकाऊ सामान की तरह बन जाता है, जिसे खरीदा या बेचा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों मजदूर को अपनी श्रम शक्ति को बाजार में बेचकर ही अपनी मजदूरी कमानी होती है। दोस्तों इस तरह दो आधारभूत वर्गों का गठन होता है, पूंजीपति जो उत्पादन के साधनों जैसे कि कारखानों के मालिक होते हैं, और श्रमिक जो अपने श्रम पूंजीपतियों को बेचते हैं। यानी कि दोस्तों पूंजीवाद में दो दो आधारभूत वर्गों का गठन होता है। एक वर्ग होता है पूंजीपति। पूंजीपति कौन होता है दोस्तों, जो कारखानों के मालिक होते हैं, जो उत्पादन साधनों के क्या होते हैं दोस्तों, मतलब मालिक होते हैं, उन्हीं को हम पूंजीपति बोलते हैं। और जो दूसरा समूह होता है, जो दूसरा वर्ग होता है दोस्तों, उसको हम कहते हैं दोस्तों श्रमिक। श्रमिक कौन होता है दोस्तों, श्रमिक वह होता है दोस्तों जो अपने श्रम पूंजीपतियों को भेजता है। ठीक दोस्तों, यानी कि पूंजीवाद है वो दो वर्गों का निर्माण करता है, एक पूंजीपति और एक श्रमिक का। लोग यहाँ खेती या जंगल से लाई हुई वस्तुएं बेचते हैं और जरूरत की चीजें खरीदते हैं। यानी कि दोस्तों जो साप्ताहिक हाट होता है, वो अपने वहाँ पर लोग क्या करते हैं, ग्रामीण लोग अपनी खेती की वस्तुएं बेचते हैं, जो जंगल से वस्तुएं खरीद बुलाते हैं उसको बेचते हैं। और दोस्तों जो उनकी जरूरत की चीजें होती हैं उसको क्या करते हैं, साप्ताहिक हाट से खरीदते हैं। ठीक दोस्तों, पर अधिकांश लोगों के लिए हाट का मुख्य उद्देश्य सामाजिक होता है, रिश्तेदारों से मिलना, विवाह तय करना और बातचीत करना। यानी कि दोस्तों जो अधिकांश लोग होते हैं जो बाजार जाते हैं, उनका वहाँ पर बाजार जाने या हाट जाने का उद्देश्य दोस्तों वो आर्थिक नहीं होता है, बल्कि जो उनका उद्देश्य होता है दोस्तों सामाजिक होता है। क्यों दोस्तों, क्योंकि बाजार दोस्तों वो इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर वो जाकर अपने रिश्तेदारों से क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपने बच्चों या अपने रिश्तेदारों का क्या कर सकते हैं, विवाह तय कर सकते हैं। और दोस्तों अपने आपस में एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं और एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों बाजार में लोग सिर्फ सामान खरीदने नहीं जाते हैं, बल्कि वो सामाजिक उद्देश्यों के लिए भी जाते हैं, जैसे रिश्तेदारों से मिलना, विवाह तय करना या बातचीत करने के लिए लोग बाजार में जाते हैं। दोस्तों बस्तर जिले के गोंड आदिवासी का साप्ताहिक बाजार इसका एक उदाहरण है, जहाँ स्थानीय आदिवासी, गैर जनजाति, हिंदू व्यापारी और वन अधिकारी मिलते हैं। यानी कि दोस्तों जो छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला है, उसका जो गोंड आदिवासी बाजार है, उसका दोस्तों साप्ताहिक बाजार का एक उदाहरण है दोस्तों, जहाँ पर स्थानीय आदिवासी, गैर जनजातीय, हिंदू व्यापारी और वन अधिकारी क्या करते हैं दोस्तों, आपस में मिलते हैं और सामान को क्या करते हैं, खरीदते हैं। ठीक दोस्तों यहाँ खेती और जंगल से जुड़ी वस्तुओं का लेन देन होता है, और आदिवासी अपने उत्पाद व श्रम बेचकर जो पैसा कमाते हैं, उसी से हाट में सस्ते गहने, कपड़े और जरूरत की वस्तुएं खरीदते हैं। यानी कि दोस्तों जो आदिवासी लोग होते हैं दोस्तों, यहाँ खेती और जंगल से जुड़ी हुई वस्तुओं का क्या करते हैं, लेन देन करते हैं। और दोस्तों आदिवासी जो अपने उत्पाद या जो श्रम को बेचकर पैसा पाते हैं, उसको क्या करते हैं दोस्तों, उसी हाट में सस्ते गहने, कपड़े और जरूरत की चीजें जैसे कि नमक हो गया या अन्य चीजें हो गई, इन सबको खरीदने में क्या करते हैं, लगा देते हैं। ठीक दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो आदिवासी लोग होते हैं वो जितना भी पैसा कमाते हैं अपना उत्पाद बेचकर या श्रम बेचकर, उसको उसी बाजार से अन्य वस्तुएं जैसे कि सस्ते गहने, कपड़े या जरूरत की चीजें खरीदने में क्या करते हैं, लगा देते हैं। क्योंकि दोस्तों ये सब चीजें उनके क्षेत्र में नहीं मिलती हैं, तो इसलिए यहाँ से अपना जो भी पैसा कमाते हैं वो इसी चीजों को खरीद कर अपने घर ले जाते हैं, अपने गाँव या क्षेत्र में ले जाते हैं। दोस्तों अगर आप अपने एनसीईआरटी में देखेंगे तो यहाँ पर एक हेडिंग दे रखी है, ऐसा एक बॉक्स सा दे रखा है ऐसे पूरा बड़ा सा, जिसमें बस्तर में आदिवासी गांव का बाजार, उसके बारे में क्या किया गया है, बताया गया है ऐसी हेडिंग देकर। दोस्तों इस हेडिंग को एक बार आपको पढ़ देता हूँ, क्योंकि दोस्तों जितनी भी चीजें दी गई है एनसीईआरटी में सब दोस्तों इंपॉर्टेंट है, किसी को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि दोस्तों अब देख रहे हैं सीयूटी का जमाना आ गया है, एमसीक्यू का जमाना आ गया है, तो क्वेश्चन कहीं कहीं पूछे जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज, अच्छे से अच्छा यूनिवर्सिटी चाहिए, तो आप हर रूप से तैयार रहिए और हर एक चीज़ों को पढ़िए।
दोस्तों प्लीज़ अगर आप हिंदी मीडियम से प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों आप जो 40-35 मिनट की वीडियो देखते हैं या 1 घंटे की वीडियो देखते हैं दोस्तों, इन वीडियो को दोस्तों बनाने के लिए मुझे दोस्तों पचासों घंटे मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। इनसे अच्छे से लिखना, इसको अच्छे से बनाना, फिर इसमें जो गलतियाँ हुई इसे कट-पिट करना, फिर इसे अपलोड करना, फिर वहाँ पर इसको टाइटल देना, सब चीज़ करना, थंबनेल बनाना। दोस्तों इन सभी चीज़ों में बहुत टाइम लगता है। दोस्तों तो प्लीज़ अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को एक लाइक करिए दोस्तों। दोस्तों अगर आप वीडियो में कुछ अन्य बदलाव चाहते हैं या किसी अन्य विषय पर वीडियो चाहते हैं तो दोस्तों आप उसका भी सुझाव दे सकते हैं। अगर दोस्तों आप ऐसे सुझाव देंगे हमको तो दोस्तों इससे हमारा चैनल जो है उस आप सबके इच्छाओं के अनुरूप और भी अच्छे से अपने कंटेंट को ला सकेगा। दोस्तों तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने आप सुझाव को कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोस्तों अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना नहीं जानते हैं, यानी कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाती है इसको आप जानना चाहते हैं, तो दोस्तों आप आई बटन पे क्लिक करिए, वहाँ पर आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। मैंने उस पे डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं। दोस्तों आई बटन पे क्लिक करिए और जानिए कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं। ठीक दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर में आगे की तरफ, बस्तर गाँव के एक आदिवासी बाजार की तरफ। ठीक दोस्तों धरोई एक आदिवासी बाजार वाले गांव का नाम है जो कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी बस्तर जिले के भीतरी इलाके में बसा है। यानी कि दोस्तों जो धरोई है वो क्या है दोस्तों, वो दोस्तों एक आदिवासी बाजार वाले गांव का नाम है। ठीक, इसे याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में धरोई क्या है, तो याद करिएगा धरोई आदिवासी बाजार वाले गांव का नाम है जो कि छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी बस्तर जिला है उसे के भीतरी इलाके में क्या हुआ है, बसा हुआ है। ठीक दोस्तों, यहाँ से दोस्तों आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि धरोई क्या है, तो आप इसे याद रखिएगा। धरोई एक आदिवासी बाजार वाला गांव है और ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है, यानी कि छत्तीसगढ़ के जो बस्तर जिला है, जो उत्तरी बस्तर जिला है, उसी के भीतर क्या है, एक गाँव बसा हुआ है। दोस्तों जब बाजार नहीं लगता उन दिनों धरोई उड़ता हुआ पेड़ों के छप्परों से छना हुआ घरों का झुरमुट है जो पैर पसारे उन सड़कों से जा मिलता है जो बिना किसी नाप माप के जंगल भर में फैली हुई हैं। धरोई का सामाजिक जीवन यहाँ की दो प्राचीन चाय की दुकानों तक सीमित है, जिसके ग्राहक राज्य वन सेवा के निम्न श्रेणी के कर्मचारी हैं जो दुर्भाग्यवश इस दूरवर्ती और निरर्थक इलाके में क्रमवश फंस पड़े हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि धरोई में जब बाजार नहीं लगता है तो उसका कोई महत्व तो नहीं है, यानी कि सिर्फ जब धरोई में बाजार लगता है तभी उस गांव का क्या होता है दोस्तों, कोई एक महत्व होता है। क्योंकि दोस्तों जब बाजार नहीं लगता तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ 2 चाय की दुकानें हैं धरोई में, जिसपे जो चाय की दुकानें हैं उस पर सिर्फ जो वहाँ के वन अधिकारी हैं, यानी कि वन सेवा के जो अधिकारी हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर दोस्तों सिर्फ आके चाय पीते हैं और इसका कोई अर्थ नहीं है, मतलब गैर बाजार वाले दिनों में। धरोई का अस्तित्व गैर बाजारी दिनों में या शुक्रवार को छोड़कर शून्य के बराबर होता है, पर बाजार वाले दिनों में वो किसी जगह में तब्दील हो जाता है जहां ट्रकों से रास्ता जाम हुआ होता है। वन के सरकारी कर्मचारी अपनी इस्त्री की हुई पोशाक में इधर-उधर चहलकदमी कर रहे होते हैं और वन के महत्वपूर्ण अधिकारी अपनी ड्यूटी बजाकर वन विभाग के विश्राम गृहों आंगन से बाजार पर बराबर नजर बनाए रखते हैं। वह आदिवासी श्रमिकों को उनके श्रम का भत्ता बांटते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो ये धरोई है, सिर्फ अगर इसको शुक्रवार को छोड़ दे, यानी कि जहाँ शुक्रवार के दिन जो धरोई में बाजार लगता है, उसके अलावा दोस्तों धरोई में शुक्रवार के अलावा कभी भी वहाँ पर कुछ भी चहल पहल नहीं होती है। लेकिन जिस दिन शुक्रवार रहता है, जब बाजार लगता है, उस दिन दोस्तों यहाँ पर ट्रकों से रास्ता ही जाम हो जाता है और देखेंगे तो चारों ओर व्यापारी टहल रहे होते हैं, जो मतलब कर्मचारी होते हैं वो अच्छे कपड़े पहने हुए, जो इस्त्री किए होते हैं, यानी प्रेस किए होते हैं, इधर उधर घूम रहे होते हैं। और जो अधिकारी हैं जो अपने मतलब घरों में बैठे हुए हैं, वो भी क्या करते हैं, इस बाजार की तरफ अपने विश्राम गृह के आंगन से क्या करते हैं, देखते हैं। दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं दिया गया, इतना बस इसे आप इसे याद रखिएगा इस पैराग्राफ की डाटा को, कि जो धरोई है दोस्तों आदिवासी गाँव वाला क्षेत्र है, आदिवासी बाजार वाला क्या है, क्षेत्र है। और दोस्तों ये छत्तीसगढ़ के उत्तरी बस्तर जिले के भीतरी इलाके में बसा हुआ है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पूंजीपति वर्ग को इस व्यवस्था से मुनाफा होता है क्योंकि वह श्रमिकों को उनके काम के बराबर दाम नहीं देते हैं। ऐसा करते हुए वह
के श्रम के अतिरिक्त मूल्य को निकाल लेते हैं। ठीक दोस्तों, यानी कि पूंजीवाद में जो पूंजीपति होता है श्रमिकों का शोषण करता है, क्योंकि दोस्तों उनके श्रम के बराबर उनको वेतन या तनख्वाह नहीं देता है और उनके अतिरिक्त मूल्य को भी क्या कर लेता है, निकाल लेता है। और दोस्तों वस्तुकरण या परिणीकरण और उपभोग। अब वस्तुकरण या परिणीकरण क्या होता है और उपभोग क्या होता है, इसी को हम जानेंगे। दोस्तों वस्तुकरण या परिणीकरण का मतलब यह है, दोस्तों वस्तुकरण का अगर हम साफ साफ शब्दों में बताना चाहें तो आप इसको समझ सकते हैं दोस्तों, जो कोई वस्तु पहले बाजार में नहीं बेची जाती थी और अब बेची जाने लगी है, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हम परिणीकरण या वस्तुकरण बोलते हैं। ठीक दोस्तों परिणीकरण यानी कि कमोडाइजेशन तब होता है जब कोई वस्तु बाजार में खरीदी या बेची या खरीदी ना जा सकती हो और अब वह बाजार में बेची या खरीदी जा सकती है, अर्थात अब वह बाजार में बिकने वाली एक चीज बन जाई है। यानी कि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया वही पर यहाँ पर लिखा गया है, वस्तुकरण यानी कि परिणीकरण तब होता है दोस्तों जब कोई वस्तु बाजार में बेची या खरीदी ना जा सकती हो, लेकिन अब वो बाजार में खरीदी या बेची जा सकती हो, अर्थात अब वह बाजार में बिकने वाली एक चीज बन गई है, तो इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, हम परिणीकरण या वस्तुकरण बोलते हैं। ठीक दोस्तों जैसे श्रम और कौशल अब ऐसी चीजें हैं जो खरीदी व बेची जा सकती हैं। दोस्तों मार्क्स और पूंजीवाद के अन्य आलोचकों के अनुसार परिणीकरण की प्रक्रिया के नकारात्मक सामाजिक प्रभाव हैं। यानी कि दोस्तों जो परिणीकरण या वस्तुकरण है इसके क्या है, बहुत ही नकारात्मक परिणाम होते हैं। ये किसका कथन है, कथन है मार्क्स का और जो पूंजीवाद के आलोचक हैं उनका। ठीक दोस्तों आजकल विवादास्पद वाक्य है कि गरीब लोग द्वारा अपनी किडनी को अमीर लोगों को बेचना जिन्हें किडनी के प्रतिस्थापन की आवश्यकता है। बहुत से लोगों का मानना है कि मानव अंग का परिणीकरण नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगर आज आप देखेंगे तो आज एक ऐसा विवादास्पद वाक्य है जिसमें क्या होता है दोस्तों, गरीब लोग जो होते हैं दोस्तों पैसे के लिए क्या करते हैं दोस्तों, वो अपनी किडनी को अमीर लोगों को बेच देते हैं जिनको किडनी की जरूरत होती है। दोस्तों क्या हो गया है, अगर देखेंगे तो आप दोस्तों एक रूप से जो आदमी के अंग है उसका भी क्या हो गया है दोस्तों, मानव अंग का भी दोस्तों परिणीकरण हो गया है। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही क्या है दोस्तों, ये बहुत ही नकारात्मक है, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि मनुष्यों का अंगों का वस्तुकरण नहीं होना चाहिए, ऐसा विद्वानों का मानना है। पहले इंसानों को गुलाम की तरह खरीदा बेचा जाता था, पर आज उन्हें वस्तु समझना अनैतिक है। फिर भी आधुनिक समाज में श्रम को पैसे के बदले खरीदा बेचा जाना सामान्य और एक नॉर्मल बात है। और मार्क्स के अनुसार यह स्थिति केवल पूंजीवादी समाज में पाई जाती है। यानी कि दोस्तों पहले क्या था, पहले दोस्तों आप देखेंगे तो दोस्तों पहले मजदूरों को पहले उनकी बिक्री की जाती थी, उनकी क्या की जाती थी, उनकी खरीद की जाती थी। लेकिन दोस्तों आज देखेंगे दोस्तों उन्हें वस्तु समझना और भी अनैतिक बात है। पहले तो जब उन्हें गुलाम समझकर मतलब उनके साथ विभिन्न प्रकार का बर्ताव करते थे तो उसे गलत माना जाता था, लेकिन दोस्तों आज उन्हें एक वस्तु समझा जाता है। दोस्तों वस्तु समझना भी क्या है, एक बहुत ही गलत बात है। फिर भी आधुनिक समाज में श्रम को पैसे के बदले खरीदा बेचना जाना सामान्य है। यानी कि दोस्तों इतना होने के बावजूद भी जो श्रम है उसको दोस्तों आज के जमाने में क्या किया जाता है, आधुनिक बाजार में दोस्तों आसानी से खरीदा और बेचा जाना एक सामान्य बात बन गई है। दोस्तों मार्क्स के अनुसार यह स्थिति केवल पूंजीवादी समाज में पाई जाती है। यानी कि दोस्तों जो जहाँ पर श्रमों को खरीदा और बेचा जाता है वो सिर्फ ऐसे समाज होता है जहाँ पर क्या होता है, पूंजीवाद होता है। या दोस्तों यह कथन है मार्क्स का। दोस्तों समकालीन भारत में हम देख सकते हैं कि कुछ वस्तुएं या चीजें या प्रक्रियाएं जो पहले बाजार का हिस्सा नहीं थी अब वह बाजार में मिलने वाली वस्तु हो गई हैं। पहले विवाह तय करते थे पर अब व्यावसायिक विवाह ब्यूरो पैसे लेकर वेबसाइटों या अन्य माध्यम से विवाह कराते हैं। यानी कि दोस्तों हम देख सकते हैं समकालीन भारत में कुछ ऐसी चीजें हैं या प्रक्रियाएं हैं दोस्तों जो पहले बाजार का हिस्सा नहीं थी, यानी जो बाजार के माध्यम से नहीं की जाती थी, लेकिन अब क्या हो गई दोस्तों, अब बाजार में मिलने वाली वस्तुएं हो गई हैं। जैसे कि दोस्तों रिश्ता ढूंढना, पहले लोग आपस में जाकर खुद रिश्ता ढूंढते थे, लेकिन दोस्तों अब आप देखेंगे तो अब व्यावसायिक विवाह ब्यूरो जैसे वेबसाइटें आ गई हैं जो पैसा लेकर क्या करती है दोस्तों, विवाहों को तय करती हैं। यानी कि पैसा लेकर क्या करेंगी, आपके जो विवाह है उसको क्या करती हैं, ऐसी वेबसाइट आ गई हैं जो आपका मतलब शादी करवाती हैं, जैसे जीवनसाथी.com। ये सब क्या है दोस्तों, ये सब ऐसे ही ना, ये सब ऐसे ही मतलब वेबसाइट्स हैं जिसपे क्या किया जाता है, पैसा लेकर शादी तय की जाती है। ठीक दोस्तों आजकल व्यक्तित्व विकास, अंग्रेजी बोलना और सामाजिक कौशल सिखाने वाले निजी संस्थान मध्यम वर्गीय युवाओं के बीच तेजी से बढ़ रहे हैं। पहले ऐसे संस्कार परिवार में सिखाए जाते थे, पर
अब इन पर आधारित संस्थाओं की बढ़ती हुई होड़ शिक्षा के व्यवसायीकरण यानी कि परिणीकरण को दर्शाता है। यानी कि दोस्तों अगर आजकल देखेंगे तो आज कई ऐसे कोचिंग संस्थान है, कई ऐसे विद्यालय हैं, कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर क्या किया जाता है दोस्तों, मतलब व्यक्तित्व का विकास सिखाया जाता है, अंग्रेजी बोलना सिखाया जाता है, सामाजिक कौशल सिखाए जाते हैं। दोस्तों ये सब जो जितने भी मतलब कौशल हैं, ये सब जो सिखाए जा रहे हैं इस समय, अंग्रेजी बोलना है, सामाजिक कौशल या व्यक्तित्व का विकास, दोस्तों ये सब चीज़ें पहले क्या होते थे, ये सब परिवार में सिखाई जाती थी। ये सब पहले बाजार में नहीं मिलती थी। लेकिन दोस्तों अब क्या हुआ दोस्तों, इनको बाजार में बेचा जाने लगा है। आप देख रहे होंगे बहुत सारी कोचिंगें होंगी जहाँ पर लिखा होगा अंग्रेजी सीखना 1 महीने में सीखें, या आप इस स्किल को 2 महीने में सीखें। आप यूट्यूब पे ऐड भी देख रहे होंगे कि आप एमएस एक्सेल 1 घंटे में सीख लेंगे, 199 रुपए दीजिए, या ऐसी सब चीज़ें जो आती रहती हैं यूट्यूब पे। तो दोस्तों ये सब क्या है दोस्तों, ये सब दोस्तों क्या है, ये शिक्षा का परिणीकरण हो गया, यानी कि शिक्षा का क्या हो गया दोस्तों, व्यवसायीकरण हो गया। दोस्तों जो पहले ये सब संस्कार थे, ये सब क्या होते थे दोस्तों, ये परिवार में ही सिखाए जाते थे। लेकिन दोस्तों अब इन सबको क्या किया गया दोस्तों, इन सबको संस्थाओं के माध्यम से सिखाया जा रहा है। और दोस्तों ये शिक्षा के व्यवसायीकरण यानी कि परिणीकरण को दर्शाता है। ठीक दोस्तों, पूंजीवादी समाज में उपभोग केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक पहचान का प्रतीक बन गया है। लोग अपनी स्थिति और पसंद को वस्तुओं के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं और कंपनियां इन्हीं प्रतीकों पर आधारित उत्पाद व विज्ञापन बनाकर बेचती है। यानी कि दोस्तों जो आधुनिक पूंजीवादी समाज है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों जो उपभोग है केवल आर्थिक नहीं रह गया है दोस्तों। दोस्तों ये जो उपभोग है दोस्तों, ये सामाजिक पहचान का प्रतीक बन गया है। यानी कि आप कैसा सामान यूज करते हैं, आप कैसा मतलब जीवन यापन कर रहे हैं दोस्तों, इससे पता चलता है कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है। मान लीजिए अगर आप अच्छी गाड़ियाँ चला रहे हैं, अच्छी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, इसका मतलब क्या है दोस्तों, आपकी जो आर्थिक मतलब स्थिति है वो आपकी क्या है, बहुत उच्च है। यानी कि आप अपने उपभोग जो कर रहे हैं दोस्तों, केवल आर्थिक उद्देश्य से नहीं कर रहे हैं, अपने सामाजिक उद्देश्य से कर रहे हैं। अगर आप महंगी गाड़ी खरीद रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आप समाज में ये भी दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, या हम बहुत ज़्यादा पैसों का आनंद ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसों को खर्च कर सकते हैं। दोस्तों लोग अपनी स्थिति और पसंद को वस्तुओं के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं और कंपनियां इन्हीं प्रतीकों पर आधारित उत्पाद पर विज्ञापन बनाकर बेचती है। यानी कि दोस्तों जो लोग हैं उनकी समाज में क्या स्थिति है, उनकी पसंद क्या है, इसको दोस्तों अपने वस्तुओं के माध्यम से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यानी कि दोस्तों लोगों के पास कितना पैसा है वो अपने सामान के माध्यम से क्या करते हैं, इसको दर्शाते हैं दोस्तों। और जो कंपनियां हैं दोस्तों, इन्हीं प्रतीकों को पर क्या कर रही है दोस्तों, नए सामान या नए विज्ञापन बनाकर इन्हें मार्केट में उतार रही हैं। दोस्तों समाजशास्त्र के संस्थापकों में से एक मैक्स वेबर ने पहली बार इस बात को लोगों के सामने रखा कि लोग जो सामान खरीदते हैं एवं उपयोग करते हैं वह समाज में उनकी प्रतिष्ठा से गहनता से जुड़ा होता है। उन्होंने इसको प्रतिष्ठा का प्रतीक माना। यानी कि दोस्तों जो आधुनिक समाजशास्त्र है उसके संस्थापकों में से एक मैक्स वेबर जो थे, इनके फोटो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं। दोस्तों ये मैक्स वेबर हैं। दोस्तों मैक्स वेबर का कथन था, यानी कि उनका कहना था कि दोस्तों जो लोग सामान खरीदते हैं दोस्तों, जो लोग सामान इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं दोस्तों, वह उनके समाज में उनकी परिस्थिति से गहनता से जुड़ा होता है। यानी कि दोस्तों लोगों की स्थिति जैसे समाज में होती है उसी प्रकार का क्या करते हैं दोस्तों, समाज में सामान भी खरीदते हैं। यानी कि जिस प्रकार का सामान खरीद रहे हैं उसी से उनकी जो आर्थिक स्थिति होती है दोस्तों वो भी तय होती है। ऐसा मार्क्स वेबर का कथन था। उन्होंने इसको प्रतिष्ठा का प्रतीक माना है। उदाहरण के तौर पर भारत में आज मध्यम वर्गीय परिवारों में उनके पास जो कार का मॉडल होता है या जिस कंपनी का सेल फोन वो इस्तेमाल करते हैं वह उनकी सामाजिक आर्थिक प्रतिष्ठा का अनुमान लगाने के प्रमुख साधन है। यानी कि दोस्तों उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं, भारत में आज जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो उनके पास जो उनके कार का मॉडल है, यानी जिस कार का वो इस्तेमाल करते हैं और जो जिस कंपनी का सेल फोन इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, वे उनकी सामाजिक आर्थिक परिस्थिति का अनुमान लगाने का प्रमुख साधन है। यानी कि अगर किसी आदमी की जो फ़ोन है, यानी कि जिस कंपनी का फ़ोन यूज़ करता है या जो जिस कंपनी का वो कार यूज़ करता है, उसको हम देखकर आधुनिक समाज में उसकी स्थिति या परिस्थिति का क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। यानी कि हम जान सकते हैं कि अगर फला व्यक्ति फला कंपनी का फ़ोन यूज़ कर रहा है तो उसकी समाज में जो परिस्थिति है, यानी कि जो समाज में उसकी आर्थिक परिस्थिति है वो कैसी है, वो बहुत उच्च स्तर का है, बहुत निम्न स्तर का है। यह हम उसके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे सामानों जैसे कि कार और मोबाइल से देखकर पता लगा सकते हैं। दोस्तों वेबर ने इस बारे में लिखा कि किस तरह लोगों की जीवन शैली के आधार पर उनके वर्गों और परिस्थिति समूह में भिन्नता की जाती है। यानी कि दोस्तों वेबर ने यह भी बताया कि जीवन शैली के आधार पर किस तरह लोगों के परिस्थिति समूह और उनके वर्गों में भिन्नता की जाती है। जो हमारी हेडिंग है भूमंडलीयकरण, स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय औजारों का गठजोड़।
यानी कि दोस्तों ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम हिंदी में भूमंडलीकरण कहते हैं, उसी को हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो आपको ये हेडिंग डायरेक्ट दिख जाएगी, आपके बुक में एकदम लास्ट में है चैप्टर की, ये सेकंड लास्ट हेडिंग है दोस्तों। इसी को हम इसमें अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं भूमंडलीकरण का मतलब होता है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन दोस्तों। तो भूमंडलीकरण का मतलब यह होता है कि जब दुनिया क्या होती है दोस्तों, एक दूसरे से अधिक मात्रा में व्यापार करने लगती है, जो एक दूसरे से अधिक निकट आ जाती है। यानी कि जब दुनिया मतलब टेक्नोलॉजी के मामले से, दूरसंचार के मामले से, परिवहन के माध्यम से, या किसी अन्य मतलब आर्थिक नीतियों के माध्यम से जब एक दूसरे से ज़्यादा जुड़ जाती है, एक दूसरे से ज़्यादा करीब आ जाती है, तो उसे कोई बोलते हैं दोस्तों हम भूमंडलीकरण। और दोस्तों इसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों इसी को हम पढ़ेंगे दोस्तों। 1980 के दशक के बाद भारत ने अपने आर्थिक इतिहास के नए दौर में प्रवेश किया। ये मुख्यतः राज्य स्तरीय विकास से उदारवाद जैसी आर्थिक नीतियों के परिवर्तन की वजह से हुआ। इस बदलाव से भूमंडलीकरण के युग की शुरुआत हुई। यानी कि दोस्तों इसमें बताया जा रहा है जो भारत है दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो 1980 के दशक के बाद दोस्तों भारत ने अपने आर्थिक इतिहास में दोस्तों एक नया कदम उठाया। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, 1980 के दशक के बाद 1991 में आप सभी जानते हैं कि भारत में क्या हुई, भूमंडलीकरण की एलपीजी पॉलिसी लागू हुई, जिसमें हमने देखते हैं उदारीकरण किया गया, हमारी अर्थव्यवस्था था। तो उसी को इसमें बताया जा रहा है कि दोस्तों 1980 के बाद भारत के आर्थिक इतिहास में एक नया दौर प्रारंभ हुआ, जो दोस्तों मुख्यतः राज्य स्तरीय विकास से उदारवाद जैसी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन की वजह से हुआ। ठीक दोस्तों इस बदलाव से भूमंडलीकरण के युग की शुरुआत हुई। यानी कि इससे भारत में क्या हुआ, उदारीकरण हुआ और भूमंडलीकरण चालू हुआ। दोस्तों वह दौर जिसमें दुनिया पहले से ज्यादा अंतर संबंधित है, सिर्फ आर्थिक तौर पर ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक तौर पर भी। यानी कि दोस्तों अगर आप जानना चाहेंगे कि भूमंडलीकरण का अर्थ क्या होता है, तो भूमंडलीकरण का दोस्तों अर्थ क्या है कि वह दौर, यानी कि भूमंडलीकरण वह दौर है जिसमें दुनिया पहले से ज्यादा क्या होती है दोस्तों, अंतर संबंधित होती है, मतलब एक दूसरे से ज्यादा जुड़ी होती है पहले के मुकाबले। और दोस्तों सिर्फ ये आर्थिक तौर पर ही नहीं दोस्तों दुनिया जुड़ी होती है एक दूसरे से, बल्कि दोस्तों जो दुनिया होती है वो सांस्कृतिक और राजनीतिक तौर पर भी आपस में जब ज्यादा जुड़ जाती है तो उसे हम बोलते हैं दोस्तों भूमंडलीकरण। यानी कि भूमंडलीकरण वह दौर है जिसमें दुनिया एक दूसरे से ज्यादा संबंधित हो जाती है, एक देश दूसरे देश से ज्यादा नजदीक आ जाता है। दोस्तों भूमंडलीकरण के कई रुझान होते हैं, उनमें से खास है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं, पूंजी, समाचार और लोगों का संचालन एवं साथ ही प्रौद्योगिकी जैसे कि कंप्यूटर, दूरसंचार और परिवहन के क्षेत्र और अन्य आधारभूत सुविधाओं का विकास, जो इस के संचालन में को प्रगति प्रदान करते हैं। यानी कि दोस्तों भूमंडलीकरण का साफ साफ अर्थ है, भूमंडलीकरण से दोस्तों क्या होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी, वस्तुओं और या जो समाचार या जो लोग होते हैं दोस्तों, उनका संचालन यानी कि आवागमन आसान हो जाता है। ठीक दोस्तों, यही इसमें बताया जा रहा है। और दोस्तों जो प्रौद्योगिकी होती है, जो कंप्यूटर, दूरसंचार और परिवहन होते हैं, इनका भी विकास होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो प्रौद्योगिकी है उसी के माध्यम से क्या होता है दोस्तों, हमारे देश में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तो जब इसका जो विकास होता है, इससे भी क्या होता है दोस्तों, जो भूमंडलीकरण होता है उसको बढ़ावा मिलता है। ठीक दोस्तों, भूमंडलीकरण की प्रमुख विशेषताओं में से दोस्तों एक विशेषता यह है कि जो दोस्तों विश्व भर के बाजार और जो दोस्तों विश्व भर का जो मार्केट है दोस्तों, क्या होता है भूमंडलीकरण में, उसका एकीकरण होता है और विस्तार होता है। यानी कि दोस्तों भूमंडलीकरण के दौर में सभी देश के बाजार आपस में जुड़ जाते हैं और उनका और अधिक मात्रा में क्या होता है, विस्तार हो जाता है। दोस्तों एकीकरण का अर्थ है, यानी कि इसका अर्थ है दोस्तों किसी एक देश के बाजार में परिवर्तन का प्रभाव दूसरे देशों पर भी पड़ता है। जैसे अमेरिकी बाजार में गिरावट से भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग प्रभावित होता है। यानी कि दोस्तों जो मतलब एकीकरण या दोस्तों जो भूमंडलीकरण है, उसका दोस्तों यह भी अर्थ होता है कि अगर मान लीजिए कोई एक देश के बाजार में परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव दूसरे देश के बाजार पर भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब भूमंडलीकरण होता है तो एक दूसरे बाजार क्या हो जाते हैं, आपस से जुड़ जाते हैं। यानी कि एक देश का बाजार दूसरे देश के बाजार से क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, जब एक देश के बाजार पर कोई असर पड़ता है तो दूसरे पर भी क्या डालता है, प्रभाव डालता है। ठीक दोस्तों, जैसे दोस्तों उदाहरण के लिए जैसे अमेरिकी बाजार में गिरावट आती है तो दोस्तों उससे भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग भी क्या होता है दोस्तों, प्रभावित होता है। यानी कि दोस्तों अगर एक देश में अगर उथल पुथल मचेगी तो उसका प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ेगा। ठीक दोस्तों भूमंडलीकरण के अंतर्गत सिर्फ पूंजी और वस्तुओं का ही नहीं बल्कि लोगों, सांस्कृतिक उत्पादों और छवियों का भी दुनिया भर में प्रचलन होता है। यानी कि दोस्तों सिर्फ भूमंडलीकरण में मतलब पूंजी का ही नहीं और वस्तुओं का ही नहीं दोस्तों सिर्फ मतलब आयात निर्यात होता है दोस्तों, बल्कि इसमें लोगों का, सांस्कृतिक उत्पादों का और जो दोस्तों एक देश की छवि होती है उसका भी दुनिया में क्या होता है दोस्तों, प्रचलन होता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का बढ़ता बाजार भी यह दर्शाता है कि खुद संस्कृति कैसे बाजार का एक हिस्सा बन जाती है।
यानी कि दोस्तों जो इसमें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का बढ़ता हुआ बाजार है, इससे यह पता चलता है दोस्तों जो संस्कृति है दोस्तों वो कैसे बाजार बन जाती है। यानी कि जो आपकी एक कल्चर है वो भी क्या है दोस्तों, एक रूप से लोगों को आकर्षित करने का तरीका है, वह भी एक रूप से क्या है दोस्तों, बाजार है। दोस्तों इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है पुष्कर राजस्थान में लगने वाला प्रसिद्ध वार्षिक मेला। यानी कि दोस्तों अगर हम सांस्कृतिक बाजार का या संस्कृति का उदाहरण लेना चाहें, जिसमें क्या होते हैं एक देश से दूसरे देश, एक देश में दूसरे देश के लोग भी आते हैं, तो उसका हम उदाहरण ले सकते हैं दोस्तों जो पुष्कर का मेला लगता है राजस्थान में, उसका। दोस्तों जो पुष्कर का मेला है ये राजस्थान में लगता है और दोस्तों एक वार्षिक मेला है। वार्षिक मेला मतलब दोस्तों ये साल भर में एक बार लगने वाला मेला है। दोस्तों पुष्कर के मेले में दूर दराज से व्यापारी और पशुचारी ऊंट और अन्य पशुओं को बेचने एवं खरीदने आते हैं। यानी कि दोस्तों जो पुष्कर का मेला होता है उसमें बहुत दूर दूर के लोग क्या होते हैं, बहुत दूर दूर के व्यापारी आते हैं, वहां पर क्या करते हैं, पशुओं को और ऊँटों को क्या करते हैं दोस्तों, खरीदते बेचते हैं। ठीक दोस्तों, यानी कि दोस्तों एक रूप से जो पुष्कर का मेला है वो पशु मेला भी है, उसमें जो जानवर है जैसे कि ऊँट हो गया, इन सब का भी क्या होती है, खरीद बिक्री होती है। यह मेला पर्यटकों के लिए और भी अधिक आकर्षण का कारण है क्योंकि यह कार्तिक पूर्णिमा के ठीक पहले आता है जब हिंदू तीर्थयात्री पवित्र पुष्कर तालाब में नहाने आते हैं। यानी कि दोस्तों जो यह मेला है पुष्कर मेला दोस्तों, यह दोस्तों जो पर्यटक हैं यानी कि जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए और भी अधिक आकर्षण का केंद्र है। क्यों दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यह जो मेला है पुष्कर मेला दोस्तों यह कार्तिक महीने में लगता है। यानी कि दोस्तों कार्तिक माह के पूर्णिमा के ठीक पहले क्या होता है दोस्तों, यह मेला लगता है। और दोस्तों इस समय में क्या होता है, जो हिंदू तीर्थयात्री होते हैं यानी कि जो हिंदू श्रद्धालु होते हैं वो सभी कहाँ जाते हैं, पुष्कर तालाब में स्नान करने यानी कि नहाने जाते हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों, जो मेला होता है ये टूरिस्टों के लिए, जो दर्शनार्थी आए होते हैं उनके लिए भी क्या होता है दोस्तों, एक आकर्षण का कारण होता है। ठीक दोस्तों, तो इसे आप दोस्तों याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि पुष्कर का मेला कब लगता है, तो इसे आप याद रखिएगा दोस्तों, जो पुष्कर का मेला है दोस्तों एक कार्तिक पूर्णिमा के ठीक पहले लगता है, ये राजस्थान में लगता है। और दोस्तों पुष्कर मेला एक वार्षिक मेला है, यानी कि साल भर में एक बार लगने वाला मेला है। और दोस्तों पुष्कर मेला जानवरों का भी मेला है, इसमें जानवरों की भी खरीद बिक्री की जाती है। तो दोस्तों ये 4 फैक्ट है, इसे आप याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों इस तरह हिंदू तीर्थयात्रियों, ऊंट व्यापारियों और विदेशी पर्यटकों का सम्मेलन हो जाता है, जिसमें सिर्फ पशुओं का और पैसों का विनिमय नहीं होता बल्कि धार्मिक, पुण्य और सांस्कृतिक प्रतीकों का भी आदान प्रदान या अदली बदली होती है। यानी कि दोस्तों जब पुष्कर मेला लगता है तो वहाँ पर दोस्तों कई सारे हिंदू तीर्थयात्री भी आते हैं, वहाँ पर कई सारे ऊँट आते हैं, कई सारे व्यापारी आते हैं और विदेशी पर्यटक भी आते हैं। दोस्तों इससे क्या होता है, तो इससे सिर्फ यहाँ पर दोस्तों पशुओं और पैसों का ही लेन देन नहीं होता है बल्कि दोस्तों यहाँ पर धार्मिक, पुण्य और सांस्कृतिक प्रतीकों की भी अदला बदली होती है। यानी कि दोस्तों एक क्षेत्र में अलग अलग जगह के लोग आएंगे तो उससे क्या होगा, जो वहाँ के धार्मिक, जो वहाँ के सांस्कृतिक प्रतीक हैं उनका क्या होगा, अदला बदली होगा। क्योंकि जब कोई लोग आएंगे वहाँ पर देखेंगे कुछ न कुछ सांस्कृतिक या धार्मिक चीजें, तो उससे भी कुछ न कुछ सीखेंगे। तो इससे क्या होगा, जो सांस्कृतिक और जो धार्मिक प्रतीक है उसकी भी अदला बदली होगी। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों जो एनसीईआरटी की लास्ट हेडिंग है जिसका नाम है दोस्तों उदारवादिता पर बहस बाजार बनाम राज्य, जो कि दोस्तों इस चैप्टर की पूरी लास्ट हेडिंग है। यानी कि ये चैप्टर इस हेडिंग के बाद खत्म हो जाएगा दोस्तों, उसी को हम पढ़ लेते हैं। दोस्तों इस हेडिंग में बताया जा रहा है कि जो उदारवाद है यानी कि दोस्तों जो भूमंडलीकरण है, उसमें दोस्तों भूमंडलीकरण के आने से जो लोगों के मन में इसके प्रति अच्छे या बुरे, मतलब जो इसके लाभ या हानि के प्रति जो लोगों के विचार उठ रहे हैं, उसी को दोस्तों इसमें बताया गया है। तो दोस्तों उदारवाद यानी भूमंडलीकरण का क्या मतलब लाभ है और क्या हानि है, अब दोस्तों इसी को हम पढ़ेंगे। दोस्तों इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण प्राथमिक तौर पर उदारीकरण की नीति की वजह से हुआ, जो 1980 के दशक में शुरू हुई। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसका भूमंडलीकरण दोस्तों प्राथमिक तौर पर आप जानते हैं ना, उदारीकरण की नीति की वजह से हुआ था। और उदारीकरण की नीति दोस्तों आप सभी जानते हैं 1980 के दशक में क्या हुई थी, शुरू हुई थी। ठीक दोस्तों, वही एलपीजी जो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में लागू हुआ था उसकी ही बात की जा रही है। दोस्तों उदारवादिता में कई तरह की नीतियां शामिल हैं, जैसे सरकारी विभाग का निजीकरण, पूंजी और श्रम और विदेशी वस्तुओं के आगमन, आयात निर्यात के लिए शुल्कों में कमी करना और विदेशी कंपनियों को भारत में उद्योग स्थापित करने में सहूलियत देना। यानी कि दोस्तों
जो उदारीकरण होता है दोस्तों, इसमें कई प्रकार की नीतियां शामिल होती हैं। जो कुछ नीतियां हैं दोस्तों इस प्रकार से हैं, जैसे जब दोस्तों उदारीकरण हो जाता है किसी देश में, मतलब लिबरलाइजेशन हो जाता है, तो उससे क्या होता है दोस्तों, जो सरकारी विभाग होते हैं उनका निजीकरण होता है। इसमें पूंजी और श्रम और जो विदेशी वस्तुएं होती हैं दोस्तों, उनके आयात निर्यात में दोस्तों क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है और उनके आयात निर्यात पर शुल्कों की कमी हो जाती है। और दोस्तों जो विदेशी कंपनियां हैं उनको भारत में उद्योग स्थापित करने में सहूलियत दी जाती है। यानी कि ये सब कुछ ऐसे नीतियां हैं जो उदारीकरण के दौरान भारत में लागू की गई और इनसे जो दोस्तों भारत पे प्रभाव पड़े हैं उसके बारे में हम दोस्तों पढ़ेंगे। दोस्तों जो लोग बाजारीकरण का समर्थन करते हैं उनका मानना है कि इससे समाज में आर्थिक समृद्धि आएगी, क्योंकि सरकारी संस्थाओं की अपेक्षा निजी संस्थाएं ज्यादा कुशल होती है। यानी कि दोस्तों जो उदारीकरण का पक्ष लेते हैं दोस्तों, जो बाजारीकरण का पक्ष लेने वाले लोग हैं, उनका कहना है दोस्तों कि जब हम बाजार मतलब उदारवाद की नीति अपनाएंगे या दोस्तों को मंडलीकरण का हम अपनाएंगे, तो इससे दोस्तों क्या होगा, इससे समाज में दोस्तों आर्थिक समृद्धि और समृद्धि आएगी, क्योंकि दोस्तों इससे सरकारी संस्थाओं की जो गतिविधियां होती हैं वो क्या हो जाती है, निजी संस्थाओं में बदल जाती हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, जो सरकारी संस्थाएं होती हैं, लोगों का ऐसा मानना है कि वो क्या होती है दोस्तों, वो अपेक्षाकृत अच्छे से काम नहीं करती हैं, लेकिन जो निजी संस्थाएं होती है दोस्तों वो ज्यादा कुशल तरीके से काम करती हैं। ठीक, ये दोस्तों ये जो तर्क है दोस्तों, ये वो उन लोगों के द्वारा दिया जाता है जो लोग दोस्तों जो बाजारीकरण का समर्थन करते हैं, यानी कि जो उदारीकरण का समर्थन करते हैं। ठीक दोस्तों, उदारवाद के कार्यक्रमों के तहत जो परिवर्तन हुए उन्होंने आर्थिक समृद्धि को बढ़ाया और इसके साथ ही भारतीय बाजारों को विदेशी कंपनियों के लिए खोला। यानी कि दोस्तों जब उदारवाद अपनाया गया भारत में, तो उससे दोस्तों जो भारत में परिवर्तन हुए उससे भारत में आर्थिक समृद्धि आई, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई भारत की। और दोस्तों इसके साथ साथ जो भारतीय बाजार थे दोस्तों, उनको विदेशी कंपनियों के लिए भी खोल दिया गया, क्योंकि दोस्तों उदारवाद से पहले हमारे यहाँ विदेशी कंपनियों को उतनी आज़ादी नहीं थी कि वहाँ पर आकर भारत में आकर विदेशी कंपनियां अपनी मतलब फैक्ट्रियां लगा सके। लेकिन दोस्तों जब उदारवाद अपनाया गया तो उदारवाद के कार्यक्रम के तहत दोस्तों जो विदेशी कंपनियां तो उनको भारत में कंपनियां खोलने के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा आज़ादी मिल गई। दोस्तों उदाहरण के लिए अब बहुत सारी विदेशी कंपनियां या विदेशी वस्तुएं यहाँ बिकती हैं जो पहले यहाँ नहीं मिलती थी। यानी कि दोस्तों जो पहले वस्तुएं ऐसी थी जो हमारे भारत में नहीं मिलती थी, वही वस्तुएं भी क्या होने लगी हैं दोस्तों, अब भारत में मिलने लगी हैं। क्योंकि दोस्तों जो विदेशी वस्तुएं थी उनकी उपलब्धता भारत में पहले नहीं थी, लेकिन जब दोस्तों विदेशी वस्तुओं की जो कंपनियां थी वही भारत में आ गई, तो इसकी वजह से दोस्तों जो विदेशी वस्तुएं हैं वो भी भारत में आ गई। यानी कि जो वस्तुएं पहले भारत में नहीं बिकती थी वो भी अब भारत में मिलने लगी। ठीक दोस्तों माना जाता है कि विदेशी पूंजी के निवेश से आर्थिक विकास होता है और रोजगार बढ़ते हैं। यानी कि दोस्तों जो विदेशी पूंजी जब हमारे देश में आती है, जब विदेश से कंपनियां हमारे देश में अपनी कंपनियों को लगाती हैं, तो दोस्तों इससे क्या होता है, इससे दोस्तों भारत में निवेश आता है और इससे दोस्तों जो भारत में आर्थिक विकास और जो रोजगार होता है दोस्तों वो भी बढ़ता है। ठीक दोस्तों, और दोस्तों जो उदारवाद के समर्थक हैं उनका यह भी कहना है दोस्तों सरकारी कंपनियों के निजीकरण से कुशलता बढ़ती है और सरकार पर दबाव कम होता है। हालांकि उदारीकरण का असर मिश्रित रहा है। यानी कि दोस्तों जो उदारीकरण के समर्थक है उनका यह भी कहना है कि जो सरकारी कंपनियों के निजीकरण से जो कंपनियां होती हैं, जो सरकारी विभाग होते हैं, उनकी कुशलता दोस्तों बढ़ती है और सरकार पर दबाव भी कम होता है। लेकिन दोस्तों जो उदारीकरण होता है उसका प्रभाव सिर्फ सकारात्मक नहीं होता है, इसका प्रभाव नकारात्मक भी होता है। यानी कि दोस्तों उदारीकरण का असर मिश्रित होता है या मिश्रित रहता है। दोस्तों ये सब जो भी मैंने आपको पढ़ाया, ये सब दोस्तों उदारीकरण के जो लाभ थे या जो उदारीकरण के जो समर्थक हैं, जो उनका तर्क था, वो सब थे, वो सब ये अभी तक मैंने आपको पढ़ाए। यानी कि जितनी भी चीजें अभी तक मैंने आपको पढ़ाई, ये सब उदारीकरण के क्या थे, लाभ थे। अब दोस्तों जो उदारीकरण की कुछ हानियां होती हैं, यानी कि जो उदारीकरण की कुछ मतलब दोष हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं। दोस्तों सॉफ्टवेयर, IT और कृषि के कुछ क्षेत्रों को वैश्विक बाजार से लाभ हो सकता है, पर ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और तेलीय अनाज उद्योग विदेशी प्रतिस्पर्धा से प्रभावित होंगे। यानी कि दोस्तों हो सकता है कि हम उदारीकरण करें और भूमंडलीकरण में भाग लें, इससे हमारे सॉफ्टवेयर क्षेत्र को, IT क्षेत्र को या कृषि क्षेत्र को कुछ विशेष वैश्विक बाजार में लाभ मिले। लेकिन दोस्तों इससे निश्चित तौर पर जो हमारी ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक या तेलीय अनाज उद्योग हैं, ये सब दोस्तों विदेशी प्रतिस्पर्धा से क्या होंगे दोस्तों, प्रभावित होंगे। क्योंकि दोस्तों ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक और जो तेलीय अनाज है हमारे यहाँ के इतने अच्छे तरीके से नहीं विकसित हुई हैं कि ये विदेशी जो कंपनियां हैं उनका सामना कर सकें।
क्योंकि दोस्तों अन्य हमारे आईटी क्षेत्र या हमारे सॉफ्टवेयर क्षेत्र बहुत ही अच्छे मामला में विकास कर चुके हैं, अच्छे क्षेत्र तक पहुंच चुके हैं, लेकिन ऐसे जो ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक वाले क्षेत्र हैं दोस्तों, ऐसे अभी अच्छे से विकसित नहीं हुए हैं। अगर दोस्तों हम इनके लिए बाजार खोल देंगे विदेशियों के लिए, तो इससे दोस्तों हमारी जो विदेशी प्रतिस्पर्धा है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमारे ये उद्योग प्रभावित होंगे विदेशी प्रतिस्पर्धा से। उदाहरण के तौर पर दोस्तों, अब भारतीय किसान विदेशी उत्पादों से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कृषि आयात संभव हो गया है। पहले इन्हें समर्थन मूल्य और सब्सिडी द्वारा विश्व बाजार से सुरक्षा मिलती थी, लेकिन दोस्तों अब समर्थन मूल्य और जो सब्सिडी होती है दोस्तों, अब सरकारों द्वारा कम की जा रही है। इससे क्या हो रहा है दोस्तों, जो हमारे किसान हैं उनको क्या हो रहा है दोस्तों, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि दोस्तों भारतीय किसान विदेशी उत्पादों से क्या हो रहे हैं दोस्तों, प्रभावित हो रहे हैं। दोस्तों अब भारत में विदेशी कंपनियों के जो माल है, विदेशी कंपनियों के जो उपजें हैं या जो कृषि है, उसकी आयात संभव हो गया है उदारीकरण से। इससे दोस्तों हमारे किसानों को बहुत ज़्यादा विदेशी कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है और दोस्तों उनके उत्पादों को उचित स्थान नहीं मिल रहा है। दोस्तों अब समर्थन मूल्य क्या होता है और सब्सिडी क्या होता है, आपके मन में इसके लिए प्रश्न उठ रहे होंगे, तो इसको मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों समर्थन मूल्य किसानों को न्यूनतम आमदनी के सुनिश्चित करता है, क्योंकि यह वह मूल्य थे जिस पर सरकार कृषक उत्पादों को खरीदने को तैयार रहती है। यानी कि दोस्तों समर्थन मूल्य मतलब होता है वह मतलब मूल्य जिस पे क्या हो दोस्तों, जिस किसी भी देश की सरकार है तो कृषि उत्पादों को खरीदने के लिए तैयार रहे, उसी को बोलते हैं समर्थन मूल्य। जैसा कि आपने सुना होगा ना, जो एमएसपी की बात उठती है, ये सब क्या है, एमएसपी ये सब दोस्तों समर्थन मूल्य है। यानी कि ऐसे मूल्य होते हैं, मान लीजिए आपने कोई फसल उगाई है और आपको उस फसल का दाम उचित नहीं मिल रहा है बाजार में, तो सरकार कहती है, मान लीजिए आपने जो फसल उगाई है, अगर आपको उसका उचित दाम नहीं मिल रहा है तो आप क्या करिए, आप उसको मुझको इस दाम पर बेच दीजिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर आप उस दाम पे बेच देंगे तो आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा। इससे जो किसान है दोस्तों, उसको जो भारतीय मतलब विदेशी जो कंपनियां हैं उसकी जो सामना करना पड़ रहा है, उससे उसको राहत मिलेगी। तो दोस्तों समर्थन मूल्य का मतलब क्या होता है दोस्तों, सरकार किसी उत्पाद को जो खरीदने को जो अपने मूल्य निर्धारित करती है कम, उसी को बोलते हैं दोस्तों समर्थन। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि सब्सिडी क्या होती है। ठीक दोस्तों सब्सिडी का अर्थ है दोस्तों, सब्सिडी से किसानों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली चीजें जैसे कि खाद, उर्वरक, डीजल, तेल का भी सरकार दाम घटाकर देती है। यानी कि दोस्तों सब्सिडी से किसानों को क्या होता है दोस्तों, जो चीजें होती हैं वो कम मिलती हैं। अगर मान लीजिए आप 100 रुपए की चीज खरीद रहे हैं, उसमें क्या करेगी सरकार, आपको 50 रुपए की सब्सिडी दे देगी। तो इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, जो आपके 100 रुपए की चीज है उसको आपको 50 रुपए में ही वो मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप ऐसी चीजें लेते हैं जैसे कि कुछ चीजें हो गई, खाद हो गया या उर्वरक हो गया या डीजल हो गया, इन सबको जब आप खरीदते हैं दोस्तों खेती के लिए, तो सरकार क्या करती है, उसमें आपको आर्थिक रूप से सहायता करती है, यानी कि आर्थिक मदद देती है। इसी को बोलते हैं सब्सिडी। ठीक दोस्तों उदारवाद बाजार में इस तरह की सरकारी मदद के खिलाफ है। यानी कि दोस्तों जो उदारवाद है वो चाहता है कि सरकार समर्थन मूल्य ना दे, सब्सिडी ना दे। ठीक दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर सरकार समर्थन मूल्य और सब्सिडी देगी तो जो विदेशी कंपनियां हैं उनको यहाँ पर उचित लाभ नहीं मिल पाएगा। इसीलिए जो उदारीकरण की जो नीतियां हैं दोस्तों, वो सरकार को ऐसी मदद करने से रोकती हैं। दोस्तों अतः सब्सिडी और समर्थन मूल्य को घटा दिया जाए या हटा दिया जाए, ऐसा कथन उदारीकरण के जो समर्थक हैं उनका कहना होता है। यानी कि दोस्तों जो उदारीकरण है उसमें सरकार को दबाव बनता है कि वो सब्सिडी और जो समर्थन मूल्य क्या करे, या तो उसे हटा दे या तो उसे क्या कर दे, घटा दे। ठीक दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि दोस्तों बहुतेरे किसान अपनी रोजी रोटी कमाने के में भी असफल हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों अगर सब्सिडी और समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा तो किसान क्या होंगे दोस्तों, इस बाजार भरी अर्थव्यवस्था में, इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएंगे दोस्तों, बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों वह अपनी रोजी रोटी कमाने में भी असफल रहेंगे। दोस्तों छोटे उत्पादक वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पा रहे हैं, कई कारोबार बंद हो गए हैं और निजीकरण से सरकारी नौकरियां घट रही हैं और असंगठित, अस्थायी व कम वेतन वाले रोजगार बढ़ रहे हैं जो कामगारों के लिए नुकसानदायक हैं। यानी कि दोस्तों उदारीकरण से या भूमंडलीकरण से हमारे देश में ऐसा हो रहा है कि जो छोटे उत्पादक थे दोस्तों, वो सब क्या हो रहे हैं दोस्तों, वैश्विक प्रतिस्पर्धा टिक नहीं पा रहे हैं और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के चलते हमारे देश के छोटे उत्पाद या छोटे कारोबारी पूर्ण रूप से क्या हो गए हैं दोस्तों,
बंद हो गए हैं, उनका कारोबार ठप हो गया है, क्योंकि दोस्तों बड़ी-बड़ी विदेशी कंपनियों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों निजीकरण से दोस्तों जो सरकारी नौकरियाँ होती हैं दोस्तों घट जाती हैं, और जो लोग होते हैं जो सरकारी क्षेत्रों में काम कर रहे थे पहले, अब उनको दोस्तों असंगठित, अस्थायी और कम वेतन वाले रोजगार में क्या होना पड़ता है, जाना पड़ता है। इससे असंगठित, अस्थायी और कम वेतन वाले रोजगारों की जो बढ़त है वो समाज में ज़्यादा हो जाती है, और दोस्तों इसमें कामगारों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि दोस्तों प्राइवेट जॉब में उतनी सिक्योरिटी नहीं है जितना कि आपको गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी मिलती है। दोस्तों इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। दोस्तों अगर आप सोशियोलॉजी के अन्य चैप्टर को, यानी कि जितने भी हमारे सोशियोलॉजी के बुक 1 और बुक 2 के सारे चैप्टर हैं, उनको अगर आप देखना चाहते हैं दोस्तों हिंदी मीडियम में, तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। सभी की वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड कर दी गई है, चाहे वन शॉट वीडियो हो, चाहे दोस्तों हमारा लेक्चर वाली वीडियो हो, सभी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे चैनल पर आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और दोस्तों जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं आर्ट्स के सभी पढ़ाए जाते हैं। तो दोस्तों अगर प्लीज़ आप आर्ट्स के हैं और हिंदी मीडियम के हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करिए। अब आपको मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों पढ़ लो।